नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। बजट पेश हो चुका है और बजट में एक शब्द जो इंट्रोडक्शन दिया था वित्त मंत्री ने, उसमें एक शब्द जो शुरुआती दौर में बार बार उन्होंने कहा वो था नोटबंदी। अब आप सुनिए नोटबंदी पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी, नोटबंदी से ब्लैक मनी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी, नोटबंदी से बैंकों की क्षमता बढ़ी, नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, नोटबंदी से 2017 में विकास की गति तेज होगी, सरकार ने काले धन पर लगाम लगाई, नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे और बैंक भी कर्ज की दरों को कम कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा बार बार कि नोटबंदी की परेशानियां जल्द समाप्त होंगी, अगले वर्ष तक समस्या नहीं होगी। यानी एक तरह से बार बार जो उनका इंट्रोडक्टरी स्पीच था उसमें वो नोटबंदी पर सफाई देते नजर आए। लेकिन हमारा यहाँ आज मुकाबला में सवाल है कि जो हमने बजट देखा है, जो बजट पेश किया गया है, क्या इस बजट के कारण नोटबंदी से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जो परेशानियां हुई हैं, क्या इस बजट से वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आपको हम बता दें डॉक्टर प्रवीण झा हैं हमारे साथ, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू में। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं। राजेश शर्मा हैं, नेता हैं बीजेपी के, सीए भी हैं। हमारे साथ ताजमुल हक हैं, चेयरमैन हैं लैंड पॉलिसी सेल नीति आयोग के। और हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो बजट हमने देखा है, जिस तरह का एग्रीकल्चर पर चाहे डिजिटल पर जिस तरह का जोर दिया गया है, उससे क्या आपको लगता है, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, आपको लगता है कि जो यहाँ से जो 3 करोड़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जो मजदूर वापस गए हैं उनको उनकी नाराज़गी कम होगी क्योंकि 48,000 करोड़ अब उसमें मनरेगा में दिया गया है और इस तरह से ब्याज बढ़ाया गया है 10 लाख हज़ार, इस तरह से कई चीज़ें जो एक दी गई हैं। आपको लगता है कि जो ये बड़ा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर उसको अब आसानी होगी नोटबंदी की नाराज़गी के बाद? देखिए, एक तो नोटबंदी से जितना नुकसान हुआ है उसका अभी तक ढंग का एक जो हम कहेंगे असेसमेंट हो, कृषि में, कृषि के बाहर भी, खास करके लघु उद्योग और जो छोटे मजदूर, छोटे किसान, जब सबको आप मिला के देखें तो मुझे लगता है अभी भी एक डिनायल मोड है। आप जैसे बता रही थी कि वित्त मंत्री जी अपने भाषण में जो शुरू में नोटबंदी के बारे में कहते रहे, वो लगातार लगता है एक तरह से सराहना कर रहे थे कि भाई कितना बढ़िया हो गया देश की अर्थव्यवस्था के लिए इत्यादि। जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके एक दिन पहले जो आया था, वो कह रहा है कि भाई इसमें काफ़ी परेशानी है। इससे जो है वो एक बैंड बताया कि तकरीबन इतने का जो है जीडीपी पे नुकसान हो सकता है। अगर आप और अध्ययन देखें कितना नुकसान जीडीपी को लेके हो रहा है, सीएसओ का एस्टिमेट है तकरीबन 1%। सीएमआई जो एसेंशियली कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम पे काम करती है और उस तरीके की एक संस्था है, उनका कहना है कि अगले 5 वर्षों तक आपका जो जीडीपी का विकास दर जो है वो तकरीबन 6% के आसपास रहेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक जो उचित आकलन होना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो सकल उत्पाद के वृद्धि दर पे असर पड़ा है, एक तो वो ढंग से नहीं किया गया। दूसरा ये है कि ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो था, ये दोनों 2 क्वार्टर के आंकड़ों पे आधारित है। हाँ। जबकि तीसरा क्वार्टर जो होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है एक अगले वर्ष की पहचान देने के लिए कि क्या संभावना है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि मानसून का जो फैक्टर है उसको आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं। इस वर्ष ये भी खास बात थी कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज थी जिसका कि प्रभाव जो होना है उसका भी एक बेहतर असेसमेंट हो सकता था। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जीडीपी का डेटा है और बाकी जितने सारे डेटा हैं, चूंकि जीडीपी से जुड़े हुए हैं प्रोजेक्शन, जो चाहे रेवेन्यू को लेके हैं, टैक्स को लेके, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सारे जो आंकड़े हैं वो संदेह के दायरे में हैं। इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के कोई वहां पे मतलब कोई जादू किया जा रहा है, मैं ऐसा मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो फाउंडेशन है वो काफी वीक है। ताजमुल हक, आपसे भी हम जानना चाहते हैं। मेरा जो अपना असेसमेंट है उसके हिसाब से ये बजट खास करके कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अच्छा बजट है। लेकिन नोटबंदी का जो असर है इससे कम होगा। नोटबंदी का भी असर
को थोड़ा एड्रेस किया गया है। हाँ। पूरी तरह से चुका है, जैसे बताया कि इन्होंने आकलन ही नहीं अभी तक है पूरा। हाँ। लेकिन जो भी जितना भी आकलन है, हाँ। उसके हिसाब से दो चीज़ें देखिए कैसे एड्रेस किया गया। एक तो पहला है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया, एलोकेशन जो बढ़ाया गया 24%, एक तो ओवरऑल उससे दिखता है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में फोकस है। दूसरी बात आपने ये देखा होगा कि अभी खास करके इस इमीडिएटली नवंबर वगैरह का महीना क्या होता है कि खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग होता है, खास करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो हार्वेस्ट हुआ तो उनको प्राइस मिला नहीं नोट के बंदी के चलते, तो प्राइसेस बहुत लो रहा। ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें कि जो 585 मार्केट्स है, खास करके होलसेल मार्केट्स पेमेंट क्या कहते हैं एपीएमसी का, उसको इंटीग्रेट करके फुल्ली उसको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करके इंटीग्रेट करने की बातें हो रही है, जिसमें फार्मर्स को अच्छा दाम मिले फसलों का और उस किसी भी मार्केट में अपना फसल को बेच सके। तो एक तो फायदा ये बिल्कुल क्लियर दिखता है। आपने देखा होगा कि 75 लाख करके एक एक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक तो वो है। दूसरी बात आपने ये भी देखा होगा कि क्रेडिट क्या होता है कि फार्मर्स इन जनरल, चाहे छोटे फार्मर्स और भी ज़्यादा, वो इंडेटेड रहते हैं, मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। तो मनी लेंडर्स से उनको थोड़ा फ्री करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाने की बात हुई है और 9 लाख करोड़ था। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अभी जो खरीफ के बाद रबी का जो सीजन आएगा, मई तक में जो किसानों को पैसे चाहिए होंगे, जो अभी उनका हाथ तंग था, उसके बाद अब जिस तरह से अब ये पास होगा, ठीक है, पास होने के बाद पैसे धीरे धीरे रिलीज होंगे, उसके बाद जब उनको जरूरत होगी तब तक पैसे वहां पहुंच जाएंगे। तो एक तरह से ये मान के सरकार चल रही है कि अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे के पास रहेंगे। और इसमें एक चीज वैसे जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको जो 2011 के फिगर्स हैं, ये फिगर हैं असल में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 का, इसमें आपको हम बताए थे। ये इसलिए जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 83% जो आबादी है, बताया जाता है इस सेंसस के मुताबिक, वो रूरल इकोनॉमी है, रूरल आबादी है। बिहार में 89.5%। चुनाव कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं उस पर भी एक तरह से नजर रखना बहुत जरूरी है कि आखिर सबके पीछे सोच क्या है। हालांकि पूरा बजट पूरे देश का होता है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। गवर्नमेंट ने पॉपुलर बजट उस हिसाब से तो नहीं बनाया, दैट इज टू, कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर बनाते तो शायद कुछ और भी बातें होती। लेकिन इन जनरल एक बैलेंस्ड वे में खास करके उस तरह का क्रिटिकल सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर। अजय कुमार, आपसे इस पर जवाब चाहेंगे फटाफट। देखिए, अगर आप वित्त मंत्री जी का भाषण, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ मंत्री का अगर आप बातें सुनेंगे तो वो कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कैश है, कैश खराब है। अब जापान में 80% कैश चलता है, अमेरिका में 56 के आसपास है। तो पूरे दुनिया में कैश जो है, लेकिन इस तरह से जो है ये बहस जो उन्होंने जो है असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह से ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे कि सभी वहां पर असंगठित क्षेत्र में सभी कालाधन चलते हैं, जबकि इस देश के 60-70% उसी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी। तो एक तो सरकार की देखने की जो है। दूसरी बात है, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि उनके आंकड़े के ऊपर अगर आप देखेंगे, उदाहरण के रूप आप देख लीजिएगा कि सरकार ने कहा कि पिछले साल हम लोग के बजट का 19 लाख करोड़ के आसपास था, इस साल जो है 20 लाख करोड़ 0.70। 5% मुद्रास्फीति देख लीजिएगा तो वो 20 के आसपास आता है। तो सरकार के पास पूरे साल में विमुद्रीकरण से पहले, क्योंकि ये सब आंकड़े हैं, तो 70,000 करोड़ से उससे ज्यादा नहीं है और आपको पूरे जो है अर्थव्यवस्था में उसको बांटने की आवश्यकता है। अब चिंता क्या रहती है कि विमुद्रीकरण की चर्चा में आपको याद होगा आतंकवादी के खिलाफ, फर्जी नोट के खिलाफ, कालाधन के खिलाफ, वो चर्चा बंद हो गई। अब जो सब लोग कहते हैं कि कैशलेस, अगर कैशलेस हो गया तो फिर 15 लाख करोड़ वापस कैसे आ गए। चौथी बात जो चिंता की बात है कि, और ये देश को सब लोग को पूछना चाहिए और हमारे साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जरूर पूछना चाहूंगा कि जेटली जी ने कहा कि 10 लाख तालाब बन चुके हैं इस देश में। मैं तालाब पे आऊंगा। नहीं, मैं उस पर इसलिए आना चाहता हूं कि हम सरकारी आंकड़े निकाले थे तो यूपी में सिर्फ पिछले साल यूपी ने अपने सरकारी आंकड़े के अनुसार सिर्फ 5,000 तालाब बनाए, महाराष्ट्र ने सिर्फ 1,000 तालाब बनाए। और हम जहां से आते हैं झारखंड में, तालाब के नाम पर गड्ढे बना दिए गए जो 4 फुट से 2 फुट का। तो समस्या क्या हो रहा है कि अगर 10 लाख तालाब इस देश में अगर बनी होती तो एक क्रांति शुरू हो जाता। सर ने कहा कि किसान के लिए अच्छा बजट है, ये गलत बात है। पिछले साल 8.5 लाख करोड़ के आसपास ऋण दिया गया था किसान को। पूरा जो है प्रोडक्शन तक 250 मिलियन टन के आसपास। अगर आपने 8.5 लाख करोड़ खर्च करके ऋण दे करके इतनी जो, अगर आप 10 लाख करोड़ खर्च करके जो किसान की आत्महत्या तो रोकने वाली नहीं है। और दाम के बारे में देख लीजिए, 2014 में
बासमती चावल 4,000 रुपए में मिल रही थी, अब 2,000 रुपए में मिल रही है। आलू 5 तो रुपए में आपको मिल लगता रही है कि जो असर जो है वो अभी भी रहेगा? नहीं, समस्या क्या, ऋण देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक किसान को जो ग्रामीण क्षेत्र में अब लागत नहीं मिलेगी, तो फिर आप ऋण दे करके और स्थिति को और खराब करेंगे। ठीक है शुभम, आपसे इस पर मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी। इन्होंने, अजय कुमार ने बहुत सारी बातें कर दी, एग्रीकल्चर पर हमने सुना, इन्होंने इसमें जो कैशलेस की बात है वो भी, कैशलेस में लंबा चौड़ा यहाँ पर हमने देखा है कि भीम जो ऐप है उसको लेकर यहाँ पे कहा गया है, फिर इंसेंटिव्स की बात की गई है, ये सारी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की गई, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर लिस्ट है और सब लग रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर किसान से लेकर कैशलेस तक पूरी चीज यहाँ पर कही गई है और फोकस जो लग रहा है वो ये कि नोटबंदी का जो असर है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए। ऑब्वियसली क्योंकि देखिए नोटबंदी जैसी चीज का उसका इफेक्ट क्या होता है, पहले एक डिमांड शॉक होता है एंड डिमांड शॉक से फिर उसके साथ एक सप्लाई शॉक तैयार होता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट कंजम्पशन पे अगर इफेक्ट आता है डिमांड, क्योंकि कैश नहीं है इकोनॉमी में, तो उससे नेचुरली जो लोग प्रोडक्शन लेके मार्केट में आते हैं उनके सप्लाई में शॉर्टेज होता है। बिल्कुल। तो ये है डिमोनेटाइजेशन में बेसिक इम्पैक्ट जो हो सकता है। किस लिए किया गया था वगैरह इसका हमने बहुत बड़ी डिस्कशन किया है। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे यह है कि डिमोनेटाइजेशन के चलते सरकार ने विद बजट में एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं या नहीं। मेरे हिसाब से ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो सिलसिला है इसको बजट के थ्रू से हैंडल करना मुश्किल है। अच्छा। क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन एक मॉनेटरी फिनोमेना है। उसका जो इम्पैक्ट होगा, उससे जो कितने करेंसी वापस आएंगे इकोनॉमी में, वो आरबीआई के तहत, आरबीआई का ही जिम्मेदारी है और वो आरबीआई के थ्रू से ही चलेगा। सरकार को बेसिकली देखना है कि इस साल और डिमोनेटाइजेशन से पहले से ही जो वीक डिमांड कंडीशंस थे वो डिमांड कंडीशंस को किस तरह से रेस्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे डेटा को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि डेटा किस तरह के हमें मिल रहे हैं और नेचुरली सभी को पॉइंट है कि मेरा डेटा ही सही है, हालांकि डेटा ज़्यादा नहीं है। बट द इंटरेस्टिंग डेटा मुझे एक ही चीज़ यहाँ तक अभी तक मिला है, वो है रेलवे का। रेलवे के अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स के मंथ ऑन मंथ डेटा अगर आप देखें, और ये डेटा अवेलेबल है रेलवे के वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में, और मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे 3 करोड़ की बात हो रही है वगैरह या कितनी भी नंबर हो जाए, अगर उतने तादाद में अगर लोग जाते तो सारे तो टिकटलेस नहीं होंगे ना, टिकट ही खरीदते हैं, जनता सेफ है। देयर इज अ 7% डिक्लाइन, 7% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो आपको लगता है कि जो फिगर्स हैं ये बढ़ाए गए हैं? यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन में इम्पैक्ट क्या हुआ है, उससे पहले हमें ये देखना है कि इम्पैक्ट किस उस तरह से क्या हुआ है जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि लोग अपने जगह छोड़ के भाग के गांव में जा रहे हैं, ये पिक्चर सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर हम देखें रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में लोगों का मंथ ऑन मंथ ट्रैवल नवंबर में, दिसंबर में इस साल, और मैं पिछले 5 साल का भी मैंने देखा, कोई वेरिएशन नहीं है यहाँ। और इस साल तो इनफैक्ट देयर वाज अ 7% डिक्लाइन नवंबर दिसंबर। ये एक तरीका है मेजर करने का। ठीक है, एक बहुत ये इनकम्प्लीट है क्योंकि सिर्फ लोग रेल से नहीं जाते हैं। अब ये तो फिर अलग बात है कि वो पैदल चल रहे हैं। आप सब आपने अभी बोला था कि आप बसों का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बस में और दूसरा बस का डेटा इज इंटरेस्टिंग। और मसलन नहीं शुभ में, मसलन मुंबई से जो लोग निकले धारावी से, उनको कोई ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं थी, सारे बिहार और यूपी नहीं जा रहे थे। अभी कह रहे थे ना कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं, हुआ है। माइग्रेशन ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। लेकिन मनरेगा का डिमांड 7% में उसमें बढ़ोतरी होना एक आंकड़ा जरूर है, जिसमें जो लगता है कि जो है वहां पर नौकरी के अभाव है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा में 7% की बढ़ोतरी हुई है डिमांड में। मैं एक छोटा सा कमेंट लेके मुझे ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा आपका कमेंट, क्योंकि आपसे सवाल आगे बहुत होंगे। हाँ, मेरा कमेंट ये है कि पहली बार इस प्रधानमंत्री ने मंशा दिखाई है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसने कहा कि सब्सिडी छोड़ो, तो 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ा। अब पहली चीज है कि पहली बार हमने 21,44,000 करोड़ का बजट दिया। इतना बड़ा बजट नहीं है। जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो 1,87,000 करोड़ रुपए का अगर हम एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर पे अगर हम खर्चा देते हैं, ऐसा आज तक कभी पास्ट में हुआ ही नहीं है। तो ये सारे डाटाज हैं। हमने टैक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया,
हमने जो छोटे लोग हैं उनके लिए हमने 12,800 रुपए का फायदा दिया, उनको हमने टैक्स 5% कम करके 5 लाख। नहीं, ये सारा कुछ है, ये सब पब्लिक डोमेन में। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हमारे यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो बता रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का, जो नोटबंदी का जो असर है इस बजट से, आधे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पर बहुत वक्त लगेगा नॉर्मल होने में, कुछ का कहना है कि बजट से वो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे इसका अपना लय है, अपनी सीमा समय से कहता हूं कि 34% टैक्स डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ा है, पहला आंकड़ा आता है। दूसरा आंकड़ा आता है कि जितना भी अनअकाउंट स्टेस्ड मनी था वो आपके अकाउंट, वो आपके अकाउंट में आया है। अकाउंट में आने के बाद अगर वो कहीं भी जाएगा तो उसकी मेरा सवाल, राजेश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो नोटबंदी का असर आम आदमी पर पड़ा है, क्या उसकी जिंदगी इस बजट के बाद आसान हो जाएगी? सिंपल सवाल है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से कर रहा हूं, नोटबंदी का तो आपको फायदा होना ही है क्योंकि डिजिटलाइज होगी, अकाउंटेड मनी आएगा, ज्यादा लोग टैक्स देंगे, ज्यादा अगर सिस्टम में पैसा आएगा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा हेल्थ, लोगों के लिए नौकरियां, हर सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। इट कैन टेक टाइम, पर वो हर चीज में ये मैं जानना चाहती हूँ। इट विल टेक टाइम जो है, ये एक सवाल है। क्वार्टर के अंदर अंदर इकोनॉमी एक क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर इकोनॉमी बूम करेगी। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मैं कैलकुलेशंस को चेक करूं तो किसी भी तरीके से ये जो कैलकुलेशंस है कि इसमें हमारा टैक्स, हम लोगों ने, इन लोगों ने आज तक जितने टैक्स के आंकड़े दिए कभी पूरे नहीं हुए, हमने टैक्स का आंकड़ा दिया उससे ज्यादा आया, क्योंकि पहली बार इस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, लोग खुद आके टैक्स दे रहे हैं। पहले जितने भी टैक्स दिया जाता था, अगर खुद आके टैक्स दे रहे थे तो नोटबंदी की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, एक ब्रेक लेना सर, ब्रेक के बाद लौट, सारे घपले में चले जाते थे, लोगों का भरोसा नहीं। छोटा सा ब्रेक, लौट रही हूँ।